आज हम भारत के एक ऐसे हिस्से की बात करेंगे जो महीनों से हिंसा और अशांति की आग में जल रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं मणिपुर की। चलिए, इस पूरे जटिल और दुखद संघर्ष को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। ये सवाल शायद सबसे बड़ा है कि कैसे देखते ही देखते एक पूरा का पूरा राज्य खेओस में यानी अराजकता में डूब जाता है। इसका जवाब हमें मणिपुर की हाल की घटनाओं में मिलता है। आइए इसे परत दर परत समझते हैं। अब जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। ये जो तारीखें हैं ना, यही सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात है। देखिए, 4 मई को एक भयानक अपराध होता है और उसकी रिपोर्ट लिखाई जाती है पूरे 14 दिन बाद। और फिर 79 दिन बाद, मतलब लगभग 2.5 महीने बाद जब एक वीडियो वायरल होता है, तब जाकर देश में गुस्सा फूटता है और पहली गिरफ्तारी होती है। ये 79 दिन की जो खामोशी है, ये अपने आप में बहुत कुछ कहती है। इस संघर्ष की कई परतें हैं, लेकिन कहानी की शुरुआत उस एक घटना से करते हैं जिसने देश की अंतरात्मा को झकझोर कर रख दिया और मणिपुर के संकट को पूरी दुनिया के सामने ला खड़ा किया। 4 मई को जो हुआ वो दिल दहला देने वाला था। एक भीड़ ने गांव पर हमला किया तो 5 लोगों का एक परिवार अपनी जान बचाने के लिए जंगल की तरफ भागा। खबरों के मुताबिक वो किसी तरह पुलिस तक पहुंच भी गए, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा थी कि उसने उन्हें पुलिस की हिरासत से ही छीन लिया। इसके बाद जो हुआ वो भयावह था। पिता और पुत्र की हत्या कर दी गई और महिलाओं के साथ जो किया गया वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। और शायद सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात थी राज्य के मुख्यमंत्री का ये बयान। उनका ये कहना कि ऐसे बहुत सारे केस हुए हैं और इसी वजह से इंटरनेट बंद था। ये बात न सिर्फ हिंसा के पैमाने को दिखाती है, बल्कि ये भी बताती है कि प्रशासन किस हद तक लाचार हो चुका था। लेकिन सवाल ये है कि इतनी भयानक हिंसा की आग आखिर भड़की कैसे? चलिए अब उस चिंगारी को समझते हैं जिसने देखते ही देखते पूरे राज्य को अपनी चपेट में ले लिया। देखिए, इस पूरे संघर्ष के केंद्र में ये 2 मांगे हैं। एक तरफ है मैतेई समुदाय, जो अपनी संस्कृति और पहचान को बचाने के लिए अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा चाहता है। और दूसरी तरफ है कुकीज़ो जैसे आदिवासी समूह, जिन्हें ये डर है कि अगर ऐसा हुआ तो उनकी जमीन पर अधिकार, उनकी नौकरियां और उनका प्रभाव सब खत्म हो जाएगा। और इन्हीं मांगों और डर के बीच 3 मई को एक ट्राइबल सॉलिडारिटी मार्च निकाला गया। लेकिन जब चुराचांदपुर में एंग्लो कुकी वॉर मेमोरियल गेट को आग लगा दी गई तो ये जो शांतिपूर्ण विरोध था वो बड़े पैमाने पर जातीय हिंसा में तब्दील हो गया। इसके बाद जो हुआ वो राज्य की संस्थाओं की एक ऐसी नाकामी थी जिसने हिंसा की आग को बेकाबू होकर फैलने का मौका दे दिया। सबसे बड़ी और शायद सबसे विनाशकारी बात यह हुई कि जो पुलिस फोर्स जिसकी जिम्मेदारी सबकी हिफाजत करना है वो खुद ही जातीय आधार पर बंट गई। कुकी अफसर कुकी बहुल इलाकों में चले गए और मैतेई अफसर मैतेई इलाकों में। अब सोचिए इसका नतीजा क्या हुआ होगा। नतीजा ये हुआ कि 2 अलग अलग, एक तरह से कहें तो पक्षपाती पुलिस फोर्स बन गईं और आरोप ये लगने लगे कि हर फोर्स सिर्फ अपने समुदाय को बचा रही थी। कानून का राज तो जैसे खत्म ही हो गया। इस अराजकता का अंदाजा सिर्फ इस एक आंकड़े से लगाइए। 3 मई को, मतलब हिंसा के पहले ही दौर में पुलिस के शस्त्रागारों से 1600 से ज्यादा हथियार लूट लिए गए। और ये तो बस शुरुआत थी। कुछ ही हफ्तों के अंदर 27 और 28 मई के बीच 2500 से भी ज्यादा हथियार और लूट लिए गए। मतलब हालात पूरी तरह से विस्फोटक हो चुके थे। कुछ रिपोर्ट्स तो और भी ज्यादा डरावनी तस्वीर दिखाती हैं कि ये सिर्फ लूट नहीं थी। कुछ मामलों में पुलिस वालों ने खुद अपनी ही बिरादरी के लोगों को हथियार सौंप दिए और फिर सबूत मिटाने के लिए सारे रिकॉर्ड्स, सारे रजिस्टर नष्ट कर दिए। ये सिर्फ सिस्टम का टूटना नहीं था, ये सिस्टम की मिलीभगत को दिखाता है। हालात इतने बिगड़ गए थे, इतने ज्यादा कि एक वक्त ऐसा भी आया जब स्टेट पुलिस और इंडियन आर्मी, जिन्हें साथ मिलकर काम करना था, एक टकराव के दौरान एक दूसरे पर ही बंदूकें तानकर खड़े हो गए। ये सुरक्षा तंत्र के पूरी तरह से ढह जाने का एक जीता जागता सबूत था। इस पूरे इंस्टीट्यूशनल कोलैप्स का, इस संस्थागत विफलता का आम लोगों पर क्या असर हुआ? चलिए अब उस मानवीय कीमत को देखते हैं जो चुकानी पड़ी। हिंसा की क्रूरता का अंदाजा इसी से लगता है कि संघर्ष शुरू होने के पहले 48 घंटों के अंदर ही 60 से ज्यादा जानें चली गईं। ये कानून व्यवस्था के पतन की तत्काल और बहुत ही क्रूर कीमत थी। और इस नफरत की आग में घी डालने का काम किया फर्जी खबरों ने। 2022 की एक महिला की हत्या की पुरानी तस्वीर को इस तरह फैलाया गया मानो वो ताज़ा घटना हो। मकसद साफ था, जातीय हिंसा को और भड़काना और ख़ास तौर पर महिलाओं को निशाना बनाना।
देखिए, हमारे कानून में एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जिसे ज़ीरो एफआईआर कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि कोई भी पीड़ित किसी भी पुलिस स्टेशन में जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है, चाहे अपराध कहीं भी हुआ हो। बाद में केस को सही थाने में भेज दिया जाता है। ये पीड़ितों की मदद के लिए बनाया गया है। लेकिन मणिपुर में न्याय का ये रास्ता भी बंद हो गया। अकेले चुराचांदपुर जिले में 1700 से ज्यादा ज़ीरो एफआईआर्स दर्ज तो हुई, लेकिन उन्हें कभी सही पुलिस स्टेशन तक भेजा ही नहीं गया। प्रशासनिक और जातीय बंटवारे के कारण पूरी न्याय प्रक्रिया जैसे थम सी गई थी। हर एक एफआईआर न्याय की एक रुकी हुई उम्मीद बनकर रह गई। तो अब सवाल ये है कि जब राज्य का पूरा तंत्र ही फेल हो गया, तो आधिकारिक प्रतिक्रिया क्या थी और कैसे ये संघर्ष अब सिर्फ मणिपुर तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि एक बड़े क्षेत्रीय संकट का रूप ले रहा है। इस पूरी कहानी में एक कड़वी सच्चाई ये भी है कि बहुत बाद में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के उस शुरुआती आदेश को ही फैक्ट्स के हिसाब से गलत बता दिया, जिस आदेश की वजह से ये सारे विरोध प्रदर्शन शुरू हुए थे। लेकिन अफसोस, तब तक बहुत देर हो चुकी थी और नुकसान हो चुका था। हिंसा फैलने के बाद केंद्र सरकार ने दखल दिया। गृह मंत्री ने राज्य का 4 दिन का दौरा किया, एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में जांच समिति बनाई गई और हिंसा से जुड़े जो 6 सबसे गंभीर मामले थे, उनकी जांच देश की सबसे बड़ी एजेंसी सीबीआई को सौंप दी गई। लेकिन चिंता की सबसे बड़ी वजह यह है कि अब ये संकट मणिपुर की सीमाओं को भी पार कर रहा है। इसका असर पड़ोसी राज्य मिजोरम में दिख रहा है, जहां मैती समुदाय के लोगों को धमकियां मिल रही हैं और उन्हें अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागना पड़ रहा है। मतलब ये जातीय संघर्ष अब फैल रहा है। तो आखिर में हम सब एक बहुत ही गंभीर सवाल के साथ रह जाते हैं। एक तरफ समाज में गहरी दरारें हैं, दूसरी तरफ एक ऐसा सरकारी तंत्र है जो लगभग टूट चुका है। ऐसे में क्या ये सिर्फ एक राज्य का संकट है, या फिर क्या पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट एक बहुत बड़े, एक व्यापक संघर्ष की दहलीज पर खड़ा है?